अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 का सेक्शन 4.8 स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 4.8 हमारे पास है थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड। इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो थ्योरेटिकल यील्ड है ये क्या होती है और जो एक्चुअल यील्ड है ये हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक सैम्पल प्रॉब्लम है 4.20, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उसके बाद इस लेक्चर के एंड पे हम सॉल्व करेंगे क्विक चेक 4.10 को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करनी, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आ रहा है यील्ड। यील्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की पैदावार। यहाँ पे क्योंकि हम केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं तो रिएक्शन के नतीजे में जो चीज़ बनती है उसको हम यहाँ पे प्रोडक्ट कह रहे हैं। तो प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट हमें पैदावार के तौर पे मिलती है उस चीज़ को या उस अमाउंट को हम प्रोडक्ट की यील्ड यहाँ पे कहेंगे। ठीक है जी, द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द एक्चुअल यील्ड ऑफ दैट रिएक्शन। अब देखें हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है जी, तो प्रोडक्ट्स की वो अमाउंट, प्रोडक्ट्स की वो मिकदार जो कि हमें केमिकल रिएक्शन के नतीजे के तौर पे मिलती है उसको हम उस रिएक्शन की एक्चुअल यील्ड कहते हैं। ठीक है जी, एक्चुअल यील्ड का मतलब है हकीकी यील्ड, यानी कि फिज़िकली हमारे सामने रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन के नतीजे में हमें जो मिकदार मिली है प्रोडक्ट की उस मिकदार को हम देखेंगे कि वो कितनी मिकदार है, वो उस रिएक्शन की जो है वो एक्चुअल यील्ड होगी, हकीकी यील्ड, हकीकी पैदावार। ठीक है जी, तो ये हमारे पास थी एक्चुअल यील्ड। अब हमने देखना है यहाँ पे कि जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो क्या है। द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की वो अमाउंट, वो मिकदार कैलकुलेटेड फ्रॉम दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम कैलकुलेट करते हैं, रिप्रेजेंट्स दी थ्योरेटिकल यील्ड, ये थ्योरेटिकल यील्ड को जाहिर करती है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने अब दो तरह की पैदावारें देख ली। एक वो पैदावार है जो कि हमें हकीकी तौर पे मिलती है, जब रिएक्शन होता है उसके रिजल्ट्स में हमें जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उन प्रोडक्ट्स की जो मिकदार है वो एक्चुअल यील्ड है। ठीक है, हकीकी पैदावार है। एक और वो पैदावार है, वो यील्ड है जो कि हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि इतनी मिकदार के अंदर प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो जो हम खुद से कैलकुलेट करते हैं उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं और जो हमें एक्चुअली मिलती है उसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह की यील्ड्स हैं। द थ्योरेटिकल यील्ड इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन अमाउंट ऑफ अ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिए जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसके मुताबिक अगर हम रिएक्शन चलाएं तो हमारे पास जो गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है उसके रिजल्ट में जो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट है प्रोडक्ट की जो कि बन सकती है वो थ्योरेटिकल यील्ड होती है। ठीक है जी, जो हम खुद से कैलकुलेट करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के, वो प्रोडक्ट की वो अमाउंट होती है जो कि मैक्सिमम हम हासिल कर सकते हैं। एक्चुअल यील्ड आम तौर पे मोस्टली उससे कम ही निकलती है। ठीक है, यानी कि हकीकी तौर पे जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट जो मिलता है वो उससे कम मिलता है। ठीक है, वो हमारी एक्चुअल यील्ड होती है जो कम मिलती है। इन मोस्ट केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के अंदर द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, प्रोडक्ट की वो अमाउंट जो कि हमें हासिल होती है रिएक्शन के नतीजे में, इज़ लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड, ये थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। यही बात आपको मैं पहले बता चुका हूँ। हमने तो सिर्फ केमिकल इक्वेशन को देख के बता दिया कि इतना प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन हकीकत में वो प्रोडक्ट थोड़ा कम बनता है। ठीक है जी, तो जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड से थोड़ी सी कम होती है। देयर आर फॉलोइंग रीजन्स फॉर दैट। अब ऐसा होता क्यों है, जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड है वो कम क्यों होती है, उसकी वजूहात नीचे आ रही है हमारे पास। पहली इसकी वजह हमारे पास द प्रोसेसेस लाइक फिल्ट्रेशन। अब वो प्रोसेसेस जैसे कि हमारे पास फिल्ट्रेशन है, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। अब देखिए फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि फ़िल्टर करके आपने चीज़ों को अलग-अलग करना है। डिस्टिलेशन के अंदर आप जो है वो वेपर्स बनाते हैं, उसके बाद वेपर्स को आप कंडेंसेशन से गुजार के उनको फिर आप लिक्विड बना लेते हैं। ठीक है जी, ये आप डिस्टिलेशन करते हैं। ये चीज़ों को जो है वो अलग करने के तरीके लिखे हुए हैं। सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल, एक सेपरेटिंग फनल के थ्रू भी आप सेपरेट कर सकते हैं। दो लिक्विड्स को आप इस तरह से सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास ये फनल है, ठीक है, इसके अंदर आप दो लिक्विड्स को डाल देंगे। वो दो जो लिक्विड्स होंगे वो एक दूसरे में हल नहीं होंगे। ठीक है, एक की डेंसिटी ज़्यादा होगी, एक की डेंसिटी कम होगी। जब एक की डेंसिटी ज़्यादा और एक की कम होगी तो एक लिक्विड फनल के अंदर नीचे आ जाएगा और दूसरा लिक्विड ऊपर होगा। ठीक है, तो आप नीचे से फनल को खोलेंगे यहाँ से, तो जो नीचे वाला लिक्विड है ये नीचे सारा निकल जाएगा। जब ये पूरा लिक्विड नीचे निकल जाएगा, ऊपर वाला लिक्विड सिर्फ रह जाएगा, तो यहाँ से आप फिर फनल को बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप दो लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, वाशिंग के ज़रिए। ठीक है,
ड्राइंग एंड क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्रिस्टल्स बनते हैं। इफ़ नॉट प्रॉपरली कैरिड आउट, अब ये जो आपके पास प्रोसेसेस हैं सेपरेशन के, अगर ये अच्छे तरीके से ना किए जाएं, डिक्रीज दी एक्चुअल यील्ड, तो फिर इसके नतीजे में भी हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड है वो कम हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सम ऑफ द रिएक्टेंट्स माइट टेक पार्ट इन ए कंपीटिंग साइड रिएक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रिएक्टेंट्स जो हैं किसी साइड रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले लें। एक तो वो रिएक्शन है ना जो कि हमें चाहिए, जिसके रिजल्ट में हमें हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है। एक और वो भी रिएक्शन हो सकता है जिसके नतीजे में ऐसी चीज़ें बन रही हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो वो साइड रिएक्शन है। ठीक है। एंड रिड्यूस दी अमाउंट ऑफ द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, तो इसके नतीजे में भी जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए उसकी अमाउंट कम हो सकती है, तो इसके नतीजे में जो एक्चुअल यील्ड है वो कम हो जाएगी। सो इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस द एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये वजूहत हैं जिनकी बिना के ऊपर जो हमारी एक्चुअल यील्ड है वो अक्सर थ्योरेटिकल यील्ड से कम निकलती है। ए रिएक्शन में बी रिवर्सिबल, जो हमारे पास रिएक्शन है वो रिवर्सिबल भी हो सकता है। देयरफॉर इसलिए द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी रिड्यूस्ड बाय द बैकवर्ड रिएक्शन, तो इसीलिए जब बैकवर्ड रिएक्शन होगा प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो उस वक्त हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट जो है वो कम हो सकती है। ठीक है। तो ये वजूहत है एक्चुअल यील्ड के कम होने की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताएं कि जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है, तो आप फिर ये वजूहत बता सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे 3 वजूहत देखी हैं, 1, 2 और 3। ठीक है जी। तो ये आप वहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये हमारे पास यहाँ से, ए केमिस्ट इज़ यूजुअली इंटरेस्टेड इन द एफिशिएंसी ऑफ ए रिएक्शन। अब जो केमिस्ट होता है उसका इंटरेस्ट होता है इस चीज़ के अंदर कि जो रिएक्शन इसकी एफिशिएंसी कितनी है। एफिशिएंसी का मतलब ये कि हमने कैलकुलेट कितनी यील्ड की है और हमें हकीकत में कितनी यील्ड मिली है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप एफिशिएंसी लेते हैं। मेथड आगे आ रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ ए रिएक्शन is expressed by comparing the actual and theoretical yields in the form of percentage yield। ठीक है जी। परसेंटेज यील्ड की फॉर्म में आप एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड को कंपेयर करते हैं। ठीक है। जब आप कंपेयर करते हैं एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड को, तो इसके अंदर होता ही है कि आपकी जो एक्चुअल यील्ड है ये जितनी थ्योरेटिकल यील्ड के ज़्यादा करीब होती है आपकी परसेंटेज उतनी ज़्यादा होती है। एक्चुअल यील्ड आपकी जितनी कम होती है आपकी परसेंटेज उतनी कम होती है। इसका मतलब ये है कि परसेंटेज जितनी कम होगी आपका जो रिएक्शन है उसकी एफिशिएंसी उतनी कम रहेगी। अगर आपकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रिएक्शन है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। ठीक है जी। तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड का यहाँ पे फॉर्मूला है, परसेंटेज यील्ड बराबर है एक्चुअल यील्ड जो कि हमें रियलिटी में प्रोडक्ट्स मिले हैं उनकी मिकदार, और थ्योरेटिकल यील्ड वो जो हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट की थी, और आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है 100 से 100 के साथ। ठीक है जी। तो आपके पास जो है वो परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। तो ग्रेटर द परसेंटेज यील्ड जितनी ज़्यादा होगी, हायर विल बी द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन एंड वाइस वर्सा। तो उसके बाद जो रिएक्शन है उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है जी। एंड वाइस वर्सा का मतलब ये है कि जब एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो फिर परसेंटेज यील्ड ज़्यादा निकलेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम है, जो चीज़ें ऊपर हमने देखी हैं वो सारी अब यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है। यहाँ पे परसेंटेज यील्ड जो है इसका कंसेप्ट जो है हमने देखना होगा। हाँ जी, हमारे पास यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है एस्पाइरिन का यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सैलिसाइलिक एसिड। ये आपके पास इस एसिड का फार्मूला है, इसका मोलर मैस इस एसिड का आगे दिया हुआ है। मोलर मैस इसका है जी आपके पास ये, एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड का ये फार्मूला है और इसका मोलर मैस ये आपको दिया हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास जो है ये सैलिसाइलिक एसिड है और ये आपके पास है जी एसिटिक एनहाइड्राइड। तो उसके रिज़ल्ट में आपको जो है वो एस्पाइरिन यहाँ पे मिल रही है। ठीक है जी। जी आपका जो है डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, जी आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है जी। आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है ये। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो एसिटिक एनहाइड्राइड है उसका मोलर मैस यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आपने अब क्या करना है वो अब यहाँ पे आपको बताया गया। कैलकुलेट दी थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ एस्पाइरिन, यानी कि आपके पास ये जो केमिकल इक्वेशन है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हेल्प से आप एस्पाइरिन की थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे। ठीक है जी। आप यहाँ से फाइंड करेंगे आपके पास जो एस्पाइरिन है ये कितनी बनेगी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। उसके बाद हमने इसकी फिर एक्चुअल यील्ड भी निकालनी होगी, और जो एस्पाइरिन है उसका मोलर मैस यहाँ पे उन्होंने हमें दे दिया है। ठीक है जी। When 3 gram of salicylic acid is heated with 6 gram of एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है जी। ये आपके पास जो सैलिसाइलिक एसिड का तो यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे फार्मूला उन्होंने लिख दिया है। जो फार्मूला ये आपके पास है जी एसिटिक एनहाइड्राइड का। ठीक है जी। वो कह रहे हैं जब सैलिसाइलिक एसिड को आप एनहाइड्राइड के साथ हीट करते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे 3 ग्राम सैलिसाइलिक एसिड के हैं और 6 ग्राम है जी आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड के। जब इन दोनों को आपस में आप हीट करते हैं एक दूसरे के साथ, व्हाट इज़ परसेंटेज यील्ड व्हेन एक्चुअल यील्ड इज़
3.15 ग्राम। अब यहाँ पे आपके पास जो एक्चुअल यील्ड है वो उन्होंने बता दी है, व्हाट इज़ परसेंटेज यील्ड व्हेन एक्चुअल यील्ड इज़ 3.15 ग्राम, कि आपके पास जो एक्चुअल यील्ड है अगर 3.15 ग्राम हो तो फिर आपने जो है वो परसेंटेज यील्ड बतानी है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ पे हम ये करेंगे, अच्छा देखें यहाँ पे हमारे पास जो कंसेप्ट है लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा, जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था। अगर आपने अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसको आप ज़रूर देखें, उसके अंदर मैंने बड़ा डिटेल के अंदर बताया है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है और एक्सेस रिएक्टेंट हम किसे कहते हैं। तो वो कंसेप्ट हमने अब यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो स्टार्ट करते हैं जिसको हम सोल्यूशन है हमारे पास। यहाँ पे आपके पास ये सैलिसाइलिक एसिड उसका फार्मूला है, उसके बाद आपके पास ये एसिटिक एनहाइड्राइड और उसके बाद यहाँ पे आपके पास एस्पाइरिन है। अब देखें जब आपके पास 1 मोल होता है इसका, 1 मोल होता है इसका, तो उसके बाद एस्पाइरिन के कितने मोल्स बनते हैं? 1 ही मोल बनता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इन सब के नीचे 1-1 मोल लिख दिया। ठीक है जी। उसके बाद जो इनके 1 मोल का मैस है वो यहाँ पे हमने इन तीनों के नीचे लिख दिया। ये उन्होंने हमें स्टेटमेंट के अंदर ही दे दिया है। उन्होंने हमें सैलिसाइलिक एसिड का ये दिया है मोलर मैस, एसिटिक एनहाइड्राइड का उन्होंने हमें ये मोलर मैस दिया है और उसके बाद एस्पाइरिन का उन्होंने हमें ये मोलर मैस दिया है। ठीक है, तो सबके मोलर मैसेज भी हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे अब यही बात की गई है 1 मोल ऑफ सैलिसाइलिक एसिड प्रोड्यूसेस एस्पाइरिन 1 मोल। ठीक है जी। मैस ऑफ सैलिसाइलिक एसिड जो कि हमें उन्होंने दिया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर वो ये है। उसके बाद हम मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, इसके मोल्स कितने अब बनते हैं? मोल्स इसके बनते हैं, अब देखें यहाँ पे हम ये करेंगे। अच्छा देखें यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे उन्होंने इसको लिख दिया है 300 ग्राम। आपने इसको 300 ग्राम नहीं लिखना, आपने इसको यही लिखना है 3 ग्राम जो कि उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने इसको ठीक कर लेना है। तो आप जब यहाँ पे 3 ग्राम लिखेंगे तो उसके बाद आपके पास इतने मोल्स आएंगे। ठीक है जी। तो इतने मोल्स आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं किसके? सैलिसाइलिक एसिड के। आपको कैसे पता चला कि कितने मोल्स हैं? उन्होंने आपको इसका मोलर मैस बताया हुआ था और उन्होंने आपको इसकी वो क्वांटिटी बताई हुई थी जो कि इस रिएक्शन के अंदर अवेलेबल होगी। ठीक है, तो आपने उन दोनों को इस्तेमाल करते हुए इसके मोल्स निकाल लिए, यानी कि इस रिएक्शन के अंदर जो सैलिसाइलिक एसिड है इसके इतने मोल्स मौजूद होंगे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी मैस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड जो कि इस रिएक्शन के लिए अवेलेबल है, वो है 6 ग्राम। ठीक है जी, 6 ग्राम मैस आपको अवेलेबल है। तो आप इसके भी मोल्स निकाल सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के। तो इसका जो गिवन मैस है 6 और इसका जो मोलर मैस है जो कि क्वेश्चन में गिवन है वो, और डिवाइड करवाएंगे तो 0.037 मोल आएंगे। अब यहाँ पे आप ये देखें कि आपके पास जो सैलिसाइलिक एसिड है इसके मोल्स कितने हैं? इतने हैं, और जो एनहाइड्राइड है उसके मोल्स आपके पास हैं ये। तो कम मोल्स किसके हैं? कम मोल्स आपके पास हैं जी सैलिसाइलिक एसिड के। हम जानते हैं कि जो रिएक्टेंट आपको कम मिकदार दे प्रोडक्ट की वो होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, और वही ये चीज़ डिटरमिन करता है कि कितना प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें कि आपके पास जो सैलिसाइलिक एसिड है उसका 1 मोल भी आपको 1 मोल ही एस्पाइरिन देता है, और जो एसिटिक एनहाइड्राइड है उसका 1 मोल भी आपको 1 मोल ही एस्पाइरिन देता है। इनकी जो रेशो है वो 1:1 है दोनों की। इसकी रेशो एस्पाइरिन के साथ 1:1 है और इसकी भी रेशो एस्पाइरिन के साथ 1:1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने मोल होंगे सैलिसाइलिक एसिड के उतने ही मोल्स बनेंगे एस्पाइरिन के, और जितने मोल्स होंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के उतने ही मोल्स होंगे एस्पाइरिन के। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कम मोल्स किसके हैं। कम मोल्स हमने देख लिए हैं कि कम मोल्स हमारे पास हैं जी सैलिसाइलिक एसिड के। सैलिसाइलिक एसिड के हमारे पास हैं कम मोल्स, इतने मोल्स होंगे सैलिसाइलिक एसिड के, और इतने ही मोल्स एसिटिक एनहाइड्राइड के इनके साथ मिलेंगे तो हमें एस्पाइरिन मिलेगी। इसके अलावा जो इजाफी मोल हैं यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड के वो बाकी बच जाएंगे। ठीक है जी। इनमें से जो इतने सारे मोल पड़े हुए हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के, इन मोल्स में से सिर्फ इतने मोल्स हमें चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सैलिसाइलिक एसिड है वो सिर्फ इतना ही है, तो इतने मोल्स यहाँ से आएंगे, इनके साथ रिएक्ट होंगे, बाकी जो है वो बच जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो ये है। तो आप अब ये देखें कि आपके पास जो एस्पाइरिन है उसके कितने मोल्स बनेंगे? उसके इतने ही मोल्स बनेंगे। ठीक है जी, क्योंकि रिलेशन ये है कि आपके पास जो सैलिसाइलिक एसिड है जितने मोल्स इसके होते हैं उतने ही मोल्स एस्पाइरिन के होते हैं। ठीक है, तो एस्पाइरिन जो इसके भी अब 0.022 मोल्स ही बनेंगे। तो यही चीज़ अब यहाँ पे हम देखने लगे हैं। हेयर सैलिसाइलिक एसिड इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ पे हमारे पास जो सैलिसाइलिक एसिड है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्योंकि हमें कम मिकदार के अंदर प्रोडक्ट दे रहा है। वाइल एसिटिक एनहाइड्राइड इज़ एन एक्सेस रिएक्टेंट, ये एक्सेस में है, ये ज़्यादा है। द अमाउंट ऑफ सैलिसाइलिक कंट्रोल्स द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट दैट इज़ एस्पाइरिन। तो एस्पाइरिन की जो मिकदार है वो किससे अब कंट्रोल हो रही है? सैलिसाइलिक एसिड से। ठीक है जी।
0.022 मोल ऑफ सैलिसाइलिक एसिड प्रोड्यूसेस एस्पाइरिन 0.022 मोल। तो ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इनकी क्योंकि रेशो 1:1 है, तो इसलिए जितने मोल होंगे सैलिसाइलिक एसिड के उतने ही मोल बनेंगे एस्पाइरिन के। 0.022 मोल सैलिसाइलिक एसिड प्रोड्यूसेस एस्पाइरिन 0.022 मोल। अब ये वही बात उन्होंने यहाँ पे रिपीट कर दी है, मैस ऑफ एस्पाइरिन। अब देखिए एस्पाइरिन के आपके पास यहाँ पे मोल्स आ चुके हैं, तो एस्पाइरिन का यहाँ से आपको जो मैस मिलेगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूला को इस्तेमाल करके। फार्मूला हम जानते हैं, जो मोल्स आपके पास मौजूद हैं वो मोल्स आप लिखें, एस्पाइरिन का जो मोलर मैस आपको गिवन है वो आप लिखें। ठीक है, कहाँ पे गिवन है हम देख लेते हैं, यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास है वो मोलर मैस गिवन है एस्पाइरिन का। एस्पाइरिन का मोलर मैस आप इस्तेमाल करें, उसको नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो आपके पास जो जवाब है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है 0.22, तो आपने भी इधर 0.22 ही लिखना है, तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा। ये इतने ग्राम जो है आपको एस्पाइरिन मिलेगी। ठीक है जी, ये आपकी जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड है। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड क्यों है, क्योंकि जो हमें डेटा गिवन था, जो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन थी, हमने उसको इस्तेमाल करते हुए ये यील्ड निकाली है। तो ये आपके पास है थ्योरेटिकल यील्ड, ये एक्चुअल यील्ड नहीं है। एक्चुअल यील्ड क्या है, एक्चुअल यील्ड वो है जो कि उन्होंने हमें किताब के अंदर बताई है। ठीक है जी, यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट देखें तो ये हमारे पास है जी एक्चुअल यील्ड 3.15 ग्राम। ठीक है, 3.15 ग्राम हमारे पास एक्चुअल यील्ड है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर उन्होंने इसको गलत लिखा है, यहाँ पर उन्होंने एक्चुअल यील्ड लिख दी है 2.85, तो आपने यहाँ पे 3.15 लिखना है जो उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दी है, ये एक्चुअल यील्ड है। उसके बाद परसेंटेज यील्ड आप कैलकुलेट करें। परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड है 3.15, वो आपने ऊपर लिखनी है। यहाँ पे 2.85 आपने यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे आपने 3.15 लिखना है जो कि उन्होंने हमें सवाल के अंदर दी है इसकी एक्चुअल यील्ड। ठीक है, एक्चुअल यील्ड आपने यहाँ पे लिखनी है 3.15, और जो इसकी थ्योरेटिकल यील्ड हमने कैलकुलेट की है ये वाली, ये आपने यहाँ पे नीचे लिखनी है थ्योरेटिकल यील्ड, और साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 100 के साथ। ठीक है जी, तो 100 यहाँ पे उन्होंने इधर लिखा हुआ है, आपने नीचे 100 नहीं लिखना, आपने 100 इधर साथ जो है उसको मल्टीप्लाई करवाना। ये सारा उन्होंने गलत लिखा हुआ है, मिस प्रिंट हो गया होगा। मैं इसको यहाँ पे आपको लिख के दिखा दे, तो आपने कैसे लिखना है, 3.15 जो है ये आपकी एक्चुअल यील्ड है, ये आप ऊपर लिखेंगे। जो आपने थ्योरेटिकल यील्ड निकाली है वो ये है 3.96, और फिर आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 100 के साथ। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके पास जो है वो आपकी परसेंटेज यील्ड आएगी। जो भी परसेंटेज यील्ड आएगी आप इनको डिवाइड करवा के फिर 100 से मल्टीप्लाई करवा के इसको सॉल्व करिए, खुद चेक कर लीजिएगा कि क्या आती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ें मिस प्रिंट हैं, तो आपने अब खुद इसको चेक कर लेना है कि क्या परसेंटेज यील्ड निकलती है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास हमारा जो सैम्पल प्रॉब्लम है 4.20 ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी हमारा क्विक चेक। इस क्विक चेक को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हमें कुछ कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। तो इस क्विक चेक 4.10 के सोल्यूशन के लिए हम एक नई फाइल के ऊपर चलते हैं। वहाँ पे हमारे पास जो क्विक चेक 4.10 है ये सॉल्व किए हुए, तो वहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जी हमारे पास हमारा क्विक चेक 4.10, इसको हम देखते हैं। व्हेन लाइमस्टोन इज़ रोस्टेड क्विक लाइम इज़ प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू दी फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास नीचे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे हमारे पास लाइमस्टोन है, इसको रोस्ट किया जाता है, तो उसके बाद जो है हमारे पास क्विक लाइम बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो काम करना है वो आगे हमसे उन्होंने पूछा है कि आप हमें कुछ बताएं, लेकिन उससे पहले कुछ और भी उन्होंने हमें बताया हुआ है। द एक्चुअल यील्ड ऑफ CaO is 2.5 kg when 4.5 kg of limestone is roasted। यहाँ पे उन्होंने हमें प्रोडक्ट की जो एक्चुअल यील्ड है वो बता दी है। ठीक है, और उन्होंने हमें ये भी बताया कि हमारे पास ये जो रिएक्टेंट है इसकी जो मिकदार हमने ली हुई है ये है 4.5 किलोग्राम्स। ठीक है, 4.5 किलोग्राम्स हमारे पास लाइमस्टोन है, इसको रोस्ट किया जाता है। तो एक्चुअल जब रिएक्शन होता है तो उस वक्त हमारे पास 2.5 kg जो है वो CaO जो है ये बनता है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी एक्चुअल यील्ड है। उसके बाद हमने क्या करना है वो आगे लिखा हुआ है, व्हाट इज़ दी परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन की हमने परसेंटेज यील्ड बतानी है। तो हम ये जानते हैं कि जब हमने परसेंटेज यील्ड बतानी होती है तो उस वक्त हमें दो यील्ड चाहिए होती हैं। एक हमें चाहिए होती है एक्चुअल यील्ड जो कि उन्होंने हमें यहाँ पे दे दी है, एक हमें चाहिए होती है थ्योरेटिकल यील्ड जो कि हम खुद कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने बुनियादी तौर पे अब दो काम करने हैं। सबसे पहले तो हमने CaO की जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो फाइंड करनी है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे हमने परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है। तो इसकी थ्योरेटिकल यील्ड है वो फाइंड करने का तरीका ये होगा कि हमारे पास जो 4.5 kg ऑफ लाइमस्टोन दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसकी इतनी मिकदार है मैस के लिहाज से, तो हम इस मैस की हेल्प से इसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के जो मोल्स हैं वो बराबर हैं, तो जो मोल्स आएंगे लाइमस्टोन के
उतने ही मोल्स थ्योरेटिकली प्रोड्यूस होंगे CaO के, क्विक लाइम के, ठीक है। तो जो मोल्स हमारे पास थ्योरेटिकली इसके प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन मोल्स की हेल्प से हम इसकी जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो फाइंड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ मैस, ठीक है। जो हम थ्योरेटिकल यील्ड इसकी इन टर्म्स ऑफ मैस फाइंड करेंगे उसको और इस एक्चुअल यील्ड को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे जो परसेंटेज यील्ड है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये काम हमने यहाँ पे करना है। सोल्यूशन हम इसका देखते हैं। टू कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड, फर्स्ट फाइंड द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ CaO दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 4.5 kg ऑफ CaCO3, ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो कितनी है। तो हमारे पास जो मैथ दिया हुआ है CaCO3 का, हमने पहले इससे CaCO3 के जो मोल्स हैं वो पहले फाइंड करने होंगे, ठीक है जी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है फॉर दिस वी यूज़ द मोल कंसेप्ट एंड द स्टाइकोमेट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डेटा हमने वो लिखा हुआ है, मैथ ऑफ CaCO3 जो हमें दिया हुआ है वो ये है। इसको अगर आप ग्राम में चेंज करें तो ये बनता है, क्योंकि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। आपने 4.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास 4500 ग्राम आ गया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड है CaO की वो गिवन है, वो है 2.5 kg। इसको जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2500 ग्राम जो है ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी हुई है वो ये है, और उसके बाद जो मोल रेशो है CaCO3 और CaO की, ठीक है जी, यानी कि लाइमस्टोन और जो हमारे पास क्विक लाइम है उन दोनों की हमारे पास मोल रेशो है 1:1 का क्या मतलब है कि जब आपके पास CaCO3 का 1 मोल होता है तो उसके नतीजे में CaO का 1 ही मोल बनता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है। उसके बाद हम मोल्स फाइंड करते हैं CaCO3 के, ठीक है। मोल्स हम इस तरह से फाइंड करेंगे कि उन्होंने हमें यहाँ पे जो क्वांटिटी दी है CaCO3 की, हम इस क्वांटिटी की हेल्प से मोल्स की तादाद निकालेंगे, ठीक है। तो हमने क्वांटिटी यहाँ पे जो ग्राम्स में चेंज की है, हमने ये ग्राम्स वाली क्वांटिटी जो है ये वहाँ पे लेनी होगी मोल्स के लिए, ठीक है जी। अब देखें मोल्स हमने इसके फाइंड करने हैं। मोल्स का हम फार्मूला जानते हैं, जो मैस गिवन है वो डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो हमारे पास जो मोलर मैस है CaCO3 का वो इतना होता है, ठीक है। ये मोलर मैस इस तरह से आया है कि जो कैल्शियम का मैस है वो कार्बन का मैस, हमने ये दोनों ऐड किए, और उसके बाद जो ऑक्सीजन है उसके यहाँ पे है 3 एटम्स। तो ऑक्सीजन का मैस हम जानते हैं 16 है, उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करवा के फिर इन दोनों का जो मैस आपने ऐड किया उसके अंदर फिर आपने इसको ऐड कर देना है। तो जब आप ये सब कुछ ऐड करेंगे तो आपके पास जो है ये इतना मैस आ जाएगा, या फिर ये इसका मोलर मैस आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आप इसके अब मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए जो मैस है गिवन मैस वो डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मोलर मैस तो हमारे पास ये है, मोलर मैस से हमने डिवाइड करवा दिया। जो गिवन मैस है हमारे पास वो था 4.5 kg, उसको जब हमने ग्राम में चेंज किया था तो हमारे पास ये आया था, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जब भी हमने मोल्स फाइंड करने हैं तो उस वक्त अगर हमें किलोग्राम के अंदर मैस दिया हुआ है तो उसको हमने पहले ग्राम में चेंज करना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से आपको जो जवाब मिलेगा वो ये मिलेगा, ठीक है। तो टोटल आपके पास जो 44.96 मोल हैं CaCO3 के, ठीक है जी। अब हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास CaCO3 के हमारे पास अवेलेबल इतने मोल्स हैं, इनकी हेल्प से CaO के कितने मोल्स बनते हैं। तो इतने ही मोल उसके भी बने, क्योंकि दोनों की जो रेशो है वो 1:1 है। कैलकुलेट थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ CaO, यहाँ पे इसकी हम थ्योरेटिकल यील्ड अब फाइंड करेंगे फ्रॉम द इक्वेशन 1 मोल ऑफ CaCO3 गिव्स अस 1 मोल ऑफ CaO। हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हम पहले देख चुके हैं कि 1:1 की यहाँ पे रेशो थी। देयरफॉर मोल्स ऑफ CaO फॉर्म्ड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CaCO3, यानी कि 44.96 मोल। तो हमारे पास जो CaCO3 के मोल्स हैं वो इतने थे। तो इक्वेशन हमें ये बताती है कि जितने मोल्स CaCO3 के होते हैं फिर उतने ही मोल्स बनते हैं CaO के। तो फिर हमारे पास जो CaO है इसके भी इतने ही मोल्स बनेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम ये फाइंड करते हैं कि जो मैस है ये कितना होगा इसका, ठीक है जी। मोलर मैस हमारे पास क्या है CaO का, वो ये है मोलर मैस। ये मोलर मैस इस तरह से है कि आपने कैल्शियम और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मैस है उन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद आपने उसको ग्राम में ज़ाहिर कर दिया, तो आपके पास जो है ये मोलर मैस आ गया CaO का। उसके बाद आपने इसका मैस कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। मैस जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि जो मोलर मैस है उसको आप मल्टीप्लाई करवा देते हैं मोल्स की तादाद के साथ, ठीक है जी। क्योंकि जो मोलर मैस है ये 1 मोल का मैस होता है, ठीक है। लेकिन आपने कितने मोल्स का मैस फाइंड करना है, आपने इतने मोल्स का मैस फाइंड करना है, ठीक है। तो जो मोल्स की तादाद है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, जो मोलर मैस है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो लिख दें यहाँ पे मोलर मैस हमने यहाँ पे लिख दिया। मोल्स की जो तादाद है CaO के मोल्स की तादाद वो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दी। तो आपके पास जो 44.96 मोल हैं इनका जो मैस है CaO का वो आपके पास आ गया 2520 ग्राम है। इसको अगर आप किलोग्राम में तब्दील करें
तो आपको इसको 1000 से डिवाइड करवाना पड़ेगा, तो उसके बाद आपके पास जो जवाब आएगा वो है 2.52 किलोग्राम। ठीक है, आपने इसको किलोग्राम में इसलिए तब्दील किया है कि आपके पास जो एक्चुअल यील्ड गिवन है वो किलोग्राम के अंदर है, तो आपने अपनी थ्योरेटिकल यील्ड को भी सारी कैलकुलेशन करने के बाद किलोग्राम में चेंज लाजमी करना है। ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर आपका जवाब गलत हो जाएगा। सो थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ CaO इज इक्वल टू 2.52 kg। ठीक है, 2.52 kg हमने यहाँ पे इसकी थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट कर ली। एक्चुअल यील्ड हमें गिवन थी। अब उसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं जी जो परसेंटेज यील्ड है वो। स्टेप 3 हमारे पास है जी कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड इक्वल्स टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, और जो सारा कुछ है इसका जो जवाब है उसको आपने फिर मल्टीप्लाई करवाना है 100 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड है जो गिवन थी क्वेश्चन के अंदर वो हमने यहाँ पे लिख दी, थ्योरेटिकल यील्ड जो हमने फाइंड किया वो हमने यहाँ पे लिख दी, और उसके बाद जो हमारे पास इसका जवाब आया है उसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 100 के साथ। तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है 99.2% हमारे पास है जी परसेंटेज यील्ड। यहाँ पे हमारे पास नीचे जवाब भी आ गया, द परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन इज़ 99.2%। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो रिएक्शन है इसकी जो हमारे पास यील्ड है वो आ गई। यील्ड इसकी हमारे पास है जी 99.2%। ठीक है जी, तो काफ़ी अच्छी यील्ड है इसकी। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो क्विक चेक 4.10 है कंप्लीट हो गया है। क्विक चेक 4.10 के साथ साथ हमारा ये जो टॉपिक था ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको फिर इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कवर करेंगे।